नमस्कार। वाई इंडिया इज़ सो अनहैप्पी। सो अनहैप्पी मतलब कितना अनहैप्पी है इंडिया, आपको इसका अंदाज़ा है? अभी मैं 2-3 दिन पहले कुछ सर्वे पढ़ रही थी। उसमें आ रहा था कि इंडिया का हैप्पीनेस के इंडेक्स में वर्ल्ड में 118वां नंबर है। मतलब हमसे 117 देश हैप्पीनेस के मामले में हमसे ऊपर हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि मतलब जहाँ हमारा देश हर फील्ड में इतना आगे बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, कोई भी फील्ड ले लीजिए, पॉलिटिक्स ले लीजिए, कुछ भी आप फील्ड उठा के देख लीजिए, हर फील्ड में हमारा देश आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और ये हैप्पीनेस के मामले में क्या हो गया, मतलब इतना पीछे कि हमसे पिछड़े हुए देश हमसे इतना आगे हैं। अब अगर इसका कारण हम जानने की कोशिश करें तो ये समझ में आता है कि कारण गरीबी, बेरोज़गारी ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हमसे जो पहले 117 देश हैं, इनमें से कई देश हमसे कहीं ज़्यादा गरीब हैं, बेरोज़गारी भी है, लेकिन वो हमसे हैप्पी हैं। तो क्या कारण है इस अनहैप्पीनेस का? कारण ये है कि हमारा जो भारत देश है, इसके फाउंडेशन है फैमिलीज़। और फैमिलीज़ में अगर अनहैप्पीनेस है तो देश कैसे खुश हो सकता है? क्योंकि फैमिलीज़ में इतने दुख दर्द चल रहे हैं, उन पे बात नहीं होती है या उस चीज़ को एड्रेस ही नहीं करना चाहते हम। और जो बस लाइफ चल रही है घिसी पिटी उसी पुराने पैटर्न पे, या कुछ भी दुखी होके या किसी भी तरह से हम चलाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं। तो क्या जो रीज़न है इस अनहैप्पीनेस का, वो मोटा मोटा जो समझ में आता है, दो बहुत बड़े रीज़न हैं जो कि मेरे विचार से उन पे काम किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो रीज़न है वो ये है कि जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो गैप्स हैं, बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे उनकी नहीं सुन रहे हैं, बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स उनको नहीं समझ रहे हैं। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और बहुत अनहैप्पीनेस या फिर डिससैटिस्फैक्शन है पेरेंट्स और बच्चों के रिश्तों में। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ जो परिपाटी चली आ रही है इंडियन फैमिलीज़ में, जनरली यही होता है कि पेरेंट्स जब 60s की एज तक पहुँचते हैं, तो उनको लगने लगता है कि अब बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी उठा लें, हमारा शरीर थक रहा है, या अब हम थोड़ा-सा रेस्ट मोड में आके मतलब रिलैक्स होके अपना लाइफ गुज़ारना चाहते हैं। दूसरी तरफ आजकल के बच्चों के इतने स्ट्रगल्स हैं, जॉब्स में स्ट्रगल्स हैं, शादियाँ हो रही हैं तो चल नहीं रही हैं, झगड़े हैं, टंटे हैं, तो उनके चलते बच्चों की अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं। अब ऊपर से अगर माता-पिता उन पे ये प्रेशर बनाते हैं कि हमारा तुम कुछ नहीं देख रहे हो, तो बच्चों में एक मतलब एडिशनल जो प्रेशर है या एडिशनल अनहैप्पीनेस उनकी लाइफ में और ऐड हो जाती है। और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो समझ आता है कि पेरेंट्स को लगता है कि उनको अब वो सम्मान नहीं मिल रहा है, उनकी वो पूछ नहीं हो रही है, या हर काम में उनकी राय नहीं ली जा रही, तो उनका सम्मान कम हो रहा है। और यही सब चीज़ें आपस में एक दूसरे के लिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफ से पलती रहती हैं, और ये सारी चीज़ें ही फिर आगे जाके झगड़ों में तब्दील हो जाती हैं। अगर झगड़े नहीं भी होते तो भी एक बहुत कोल्ड सा माहौल फैमिलीज़ में रहता है जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होता है। और ये कम्युनिकेशन गैप जो है ना, वही रिश्तों में या माता-पिता और बच्चों के बीच में एक दरार से शुरू होके खाई का काम करता है। क्योंकि बच्चा अपनी तकलीफ़ कह नहीं रहा है, माता-पिता अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता नहीं रहे हैं, अपनी तकलीफ़ नहीं कह रहे हैं, दोनों अपने-अपने अज़म्पशन्स में रह रहे हैं कि इसकी लाइफ़ तो बड़ी अच्छी है, और बच्चों को लग रहा है कि ये तो मतलब बिल्कुल कम्फ़र्ट पोज़ीशन में है, क्योंकि इन्होंने तो अभी सरकारी नौकरी किया है, इनको पेंशन आ रही है, तो सब आराम है। और वहीं पेरेंट्स को लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा पढ़ा-लिखा के इसको सेटल किया है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? लेकिन अगर यही पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, तो उनको एक दूसरे की प्रॉब्लम भी समझ में आएगी। आपस में बातचीत करने से एक दूसरे का माइंडसेट भी समझ में आएगा और ये रिश्ते मधुरता की तरफ जा सकते हैं।
अब दूसरे कारण पे चलते हैं जो कि बहुत बड़ा कारण है और उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। आप भी बहुत रिलेट करेंगे, बहुत सारी महिला इस रीज़न से रिलेट कर पाएंगी। वो रीज़न है कि महिलाओं का जो मेंटल स्टेट एक फैमिली में रहता है, फैमिली में रहते हुए, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है घर के या फैमिली के माहौल को। देखिए हमारे इंडियन सेटअप में जब शादी होके लड़की आती है तो जनरली अभी तक जॉइंट फैमिली या कहीं संयुक्त परिवार की ही परिपाटी चल रही है कि आएगी कोई भी लड़की शादी होके और उसको उस फैमिली के हिसाब से या अपने इन लॉज के हिसाब से सारा सेटल अपने आप को करना होता है। और चीज़ें उसको मतलब हमारी फैमिलीज़ में इस तरह का अभी भी हो रहा है कि बहू आएगी तो उसको एक अच्छी सी लिस्ट पकड़ा दी जाएगी या उसको इंस्ट्रक्शंस के साथ में सबकी पसंद नापसंद और जो तौर तरीके हैं घर के उसके बारे में अच्छे से बता दिया जाता है कि इसको ये पसंद है, ये काम इस तरह से होगा। तो ये चीज़ें एक समय तक बहुत स्मूथ वे में चलती रही हैं और अभी भी चलती रहती है। लेकिन जब इसमें थोड़ा रिजिडनेस आना शुरू होता है या फिर चीज़ें बहुत एक्सटेंड तक आगे जाती रहती है। अब जैसे बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जैसे लड़की शादी होके आई तो उसको खाना पकाना या तो नहीं आता है या फिर सास उसको सिखाती है कि इस तरह से बनेगा, तो सास इसी हिसाब से उसको सिखाती हैं कि हमारे घर में इस तरह का खाना बनता है। और जैसे कह दीजिए कि मोहित मतलब जैसे उसका हस्बैंड है कि मोहित को इसी तरह का खाना पसंद है या फिर कभी वो बताएंगी कि तुम्हारे ससुर जी को इस तरह का ही खाना पसंद है तो तुम अलग तरीके से मत बनाना। तो ये जो चीज़ें हैं हमेशा जो आने वाली बहू है या वो एक जो फीमेल है उसको उसी हिसाब से फॉलो करते रहना पड़ता है। तो पहले की जो महिलाएं थी वो इस चीज़ को मतलब ये है कि स्वीकार के और उस तरह का उनका चल रहा था, चल जाता था। लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा उसमें चेंज आना शुरू हुआ है या एक जो डिससैटिस्फैक्शन राइज़ होना शुरू हुआ है कि आप मतलब अगर हद से ज़्यादा ये कंट्रोल हो रहा है कि फलानी चीज़ ऐसे ही बनेगी या 50 बार अगर सबके हिसाब से बन गई और एक बार वो लड़की अपने मन से बनाना चाह रही हो तो उसको उसी वक्त सुना दिया जाएगा या कह दिया जाएगा कि नहीं बेटा इस तरह का तो नहीं चलेगा क्योंकि ये तो किसी को पसंद नहीं आया है, बहुत मतलब बेकार स्वाद है इसका। तो वो फीमेल जो अपने उसने उत्साह से बनाया, अपने मन से कुछ बना लिया, उसका उत्साह तो वहीं धरा रह जाता है। इमोशंस उसके हर्ट होते हैं जो अलग। और ये इमोशन जो हर्ट होते रहते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे एक फैमिली में, एक घर में लगातार, उसी के चलते वो जो महिला है, घर की महिला, एक अलग निराशाजनक स्टेट में पहुंच जाती है। उसको यही फील होता है या करवाया जाता है कि सबकी खुशी में ही उसकी खुशी है। और कई केसेस में महिलाएं भी यही मान के चलने लगती हैं कि हाँ सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन ये चीज़ें जब उसके सबकॉन्शियस में स्टोर होती जाती हैं वो एक लॉन्ग पीरियड के बाद या कभी भी आगे जाके उसको खुद को एहसास होता है कि ये नहीं, ये मेरी खुशी नहीं है। तो उसके पेन्स फिर बढ़ जाते हैं। अब वो ये चीज़ें साल दर साल बीसों सालों तक भी चलती रहती हैं। तो अब जब बीसों साल निकल गए तो ऐसी फीमेल को क्या लगता है? उसको लगता है यार मतलब मेरी लाइफ में तो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अब यही महिला जब 20-25 साल बाद, 30 साल बाद उसके बेटे की शादी होती है और उसकी बहू आती है तो उसको वही फील आता है कि हाँ अब तक तो मेरी चल नहीं रही थी लेकिन अब मेरा हक बढ़ गया है। तो जो मैंने सीखा है या जो परिपाटी परिवार की रही है कि मुझे अब मैं अपना जो मर्जी है वो चला सकती हूँ। तो वो आने वाली अपनी बहू को या आने वाली जो फीमेल है उसको वही माहौल देती है कि अब तुम्हें भी उसी हिसाब से चलना है जिसमें औरों की खुशी हो। अब ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि कोई महिला ये सोचे कि जो मेरे एंड पे जो सफरिंग रही या जो मेरे इमोशनल दर्द रहे वो मैं आगे पास ऑन ना करूं।
लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही जो पैटर्न चलता है वो यही होता है कि अब मैं सास बन गई हूँ तो बहू अब मेरे हिसाब से ही रहेगी। तो वो जो मतलब कहावत है, सीरियल भी बन गया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऐसे ही नहीं बना है, ये रियलिटी है। तो ये जो आगे से आगे दर्द जो हम पास ऑन करते जाते हैं वो फैमिली में दुख को बढ़ावा देता है। अब इसी में ही अगर एक दूसरा केस हम और समझने की कोशिश करें कि जहाँ मान लीजिए कि एक फीमेल घर में आई है, मतलब शादी होने के बाद, और मान लीजिए इन लॉज नहीं है या फिर वही फीमेल डोमिनेटिंग है, क्योंकि जनरली इन लॉज जब साथ होंगे तो मोस्टली केसेस में इन लॉज की ही ज़्यादा चलती है। तो जहाँ इन लॉज साथ में नहीं है तो ये फीमेल सारी चीज़ें अपने हिसाब से करती है, सारा सेटअप अपने हिसाब से करती है, खाना पीना सब कुछ जो वो खुद अपने बचपन से देखती करती आई है उसी तरह से होता है। रिश्तेदारों से रिश्तेदारी किस तरह से निभाई जाएगी या जो भी चीज़ें उसको अपने लेवल पे सही लग रही है, अपने एंड पे सही लग रही है, वो उसी को फॉलो करती है और फैमिली मेम्बर से उसको फॉलो करवाती है। अब यही चीज़ें थोड़े टाइम तक तो हस्बैंड या बच्चे सहन करते हैं कि हाँ, इसी में मम्मा की खुशी है, या कभी फिर इस तरह का भी होता है कि अगर मम्मी की खुशी के खिलाफ बच्चे या हस्बैंड एक स्टेप भी आगे बढ़ना चाहें किसी और रिश्ते की तरफ या कुछ भी चेंज उसमें करना चाहे, तो ये महिला जो डोमिनेटिंग नेचर की है उसकी अच्छी खासी नाराज़गी उनको झेलनी पड़ती है। अब जब यही चीज़ें और आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ती हैं और ऐसी ही महिला अब जब ये सास बनती है और उसकी बहू आती है तो ये भी उसकी डिज़ायर अब भी होती है कि जैसे मैं अपने पति और बच्चों को अपने हिसाब से सारे काम करवाती रही हूँ, मेरे हिसाब से मेरी खुशी के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग अब बहू भी चलेगी। अब देखिए, अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। हो सकता है बहू अगर सीधी सादी आई है या वो एडजस्टिंग नेचर की है तो वो मान लेती है। अब इसमें इस केस में भी होगा क्या, वो दुखी तो होगी ना। और अगर मान लीजिए कि ये केस उल्टा हो जाता है कि बहू उसमें रेजिस्ट करती है कि नहीं, मैं मतलब इस तरह का डोमिनेटिंग नेचर मैं नहीं सहन करूंगी, मैं अपने हिसाब से अपनी चीज़ें करूंगी, तो फिर फैमिली में लड़ाइयाँ होती हैं। तो दोनों ही केसेस में जो मैंने बताया आपको, दोनों ही केसेस में अशांति फैलती है और घर में दुख का या अशांति का माहौल होता है। और देखिए, इन दोनों केसेस में जो बहुत गहरी चीज़ है, बहुत उसको आप समझिए कि दोनों ही केसेस में जो अ, महिला परेशान है या दुखी है और वो उसी दुखी मन से खाना बना रही है और वही खाना उसके हाथ का बना हुआ, उसी भावना से बना हुआ घर के सारे मेंबर्स खा रहे हैं, तो वही भावना सब में जा रही है। वो जिस भी भावना से बना रही, दुखी होके, परेशान होके, जिस भी। और ये बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि सुपरफिशियली कहा जा रहा है या कहा गया है कि क्यों माँ का हाथ का खाना इतना, हम बातें करते हैं कि माँ के हाथ का खाना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर माँ बहुत अच्छी कुक है या सबको खाना वो पसंद आएगा। उसमें प्यार होता है, भावना होती है माँ की, तब वो खाना अच्छा बनता है। अब अगर यही भावना दर्द वाली है, दुख वाली है, तो ये दुख बाकी सब मेंबर्स में परोसा जा रहा है। और जब ये दुख परोसा जा रहा है तो कैसी एनर्जीज आएंगी सारे फैमिली मेंबर्स से, सब दुखी होंगे। तो कहने को ये बहुत सबको लग सकता है कि अरे ये तो जनरल सी बात है, इसमें क्या मतलब बात करने जैसा है, कि ये तो जनरली होता ही आया है कि जो महिला आएगी वो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, या जो भी अगर कुछ भी चलता आया है कि बहू आई है तो वो उसको ही एडजस्ट करना है, तो उसमें कौन सी नई बात है, हम क्यों उस पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा अगर अब भी हम नहीं करेंगे ना तो ये समाज या बिखराव की तरफ आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब उतना टॉलरेंस पावर या कहें सहन शक्ति किसी भी में रह नहीं गई है।
अभी आप पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन में देख लीजिए, या पति पत्नी के रिलेशन में देख लीजिए, या सास बहू के रिलेशन में देख लीजिए। तो कंक्लूजन ये है कि फैमिलीज हैप्पी कैसे रह सकती हैं। तो पहले केस में मैंने बता दिया कि बच्चे और पेरेंट्स आपस में हेल्दी कम्युनिकेशन करें। पेरेंट्स को ये फीलिंग ना हो कि वो पेरेंट्स हैं तो हर तरह से बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, या बच्चे अपने आप में ये फील नहीं करें कि उनके माता पिता अगर अभी तक उनकी हर एक्सपेक्टेशन को पूरी करते आए हैं तो अभी भी उन्होंने मुंह खोला और हर एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो वो एक मतलब साइलेंट हो जाएंगे या बातचीत बंद कर देंगे। तो उनको एक हेल्दी रिलेशनशिप अपना डेवलप करना होगा, बातचीत के ज़रिए एक दूसरे की भावनाएं समझ के। और दूसरी तरफ जो फीमेल्स हैं, उनको जो आने वाली घर में उनकी बहू है या फीमेल है, उसको सम्मान और प्यार उसी तरह से देना होगा जो कि एक घर के मेंबर को दिया जाता है। क्योंकि आज भी हमारे समाज में ना बहुओं के लिए वो एक्सेप्टेंस नहीं आया है, उसको एक बाहरी मेंबर ही समझा जाता है। तो ये जब थोड़ा ओपन माइंडनेस नहीं आएगी समाज में कि हम एक परिवार हैं, हम एक दूसरे के साथ प्यार शेयर कर सकते हैं, अच्छी बातें शेयर कर सकते हैं, कंट्रोलिंग नेचर ना रख के एक दूसरे को प्यार के साथ समझ के जब अपना रिश्ता प्यार के साथ आगे बढ़ाएंगे, तो क्यों नहीं वो जो फैमिली है वो हैप्पी होगी, और हैप्पी फैमिली तो हैप्पी देश बनाएगी। तो इस तरफ हम कोशिश शुरू करते हैं, और ये वीडियोस आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ और मतलब मैंने एक प्रवचन की तरह दिया उसको और आपने सुन के और अपने तक रख लिया कि हाँ ये तो ठीक बात है या रिलेट हो रहा है हमसे भी, ये चीज़ें हमारे एंड पे भी सही नहीं है। उससे कुछ भी समाज में चेंज आने वाला नहीं है। जैसे आपकी सफरिंग है या हमारी जो पहले की पीढ़ियां रही हैं उनकी सफरिंग रही होगी, वो सफरिंग हम आगे ना दें, आगे की पीढ़ी एक अच्छी पीढ़ी बने, एक समाज में अच्छा समाज बने हमारा, वो कोशिश हमारी रहनी चाहिए। और इसके लिए आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख के ज़रूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और भी ऐसे वीडियोस मैं लाती रहूँगी। थैंक यू।